क्या आपकी बुद्धि हमेशा आपकी राह आसान बना देती है या कभी कभी आपको तहस नहस भी कर देती है? हर सोच के पीछे दो शक्तियां काम करती हैं, सद्बुद्धि यानी प्रकाश और दुर्बुद्धि यानी अहंकार। नमस्कार, मैं गजेंद्र अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मित्रों, पिछले मंगलवार की प्रस्तुति में हम ये जाने थे कि हमारे अंतःकरण की, हमारी चेतना के, हमारे व्यक्तित्व के 4 स्तंभ होते हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और उस वीडियो में हम मन यानी पहले खंभे के बारे में विस्तार से चर्चा किए थे कि मन क्या है, मन की गहराई क्या है और इस चंचल मन को कैसे हम नियंत्रित करें, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई थी। आज हम अपने अंतःकरण के दूसरे खंभे बुद्धि के बारे में विस्तार से विमर्श करेंगे। बुद्धि विनाशकारी भी है और मुक्तिदायिनी भी। चलिए विस्तार से समझते हैं। बुद्धि केवल सोचने की क्षमता ही नहीं है, बल्कि यह निर्णय लेने, दिशा चुनने और जीवन के अर्थ को पहचानने की शक्ति भी है। मस्तिष्क और बुद्धि दो बिल्कुल अलग अलग आयाम हैं। मस्तिष्क भौतिक तंत्र है, अंग है हमारा, जैसे हार्डवेयर, लेकिन बुद्धि अमूर्त है, अर्थ निर्माता, जैसे सॉफ्टवेयर। मस्तिष्क को तो डॉक्टर लोग खोल भी देते हैं, ऑपरेशन करते हैं। कॉर्टेक्स, एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस जैसे हिस्से होते हैं इसमें, जिनसे विभिन्न तरह के हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल, डोपामाइन, सेरोटोनिन, जो भावनाएं उत्पन्न करते हैं और संकेत भेजते हैं। लेकिन बुद्धि तो अमूर्त है, जो इन संकेतों के अनुसार निर्णय लेती है। डर का अर्थ क्या है, लालच कब खतरनाक होती है, इत्यादि। यही बुद्धि और विवेक है। बुद्धि के कई आयाम होते हैं, फैसेट्स होते हैं, जैसे संज्ञानात्मक बुद्धि यानी तार्किक सोच, समस्या हल इत्यादि। भावनात्मक बुद्धि आपकी समझ, दूसरों के प्रति आपकी समझ, विभिन्न कॉन्सेप्ट्स की समझ। तीसरी लर्निंग एंड प्रोसेसिंग यानी अनुभवों को प्रोसेस करना, स्टोर करना और फिर से जरूरत के अनुसार उन्हें रिट्रीव भी कर लेना। सामाजिक और परिवेशीय आयाम भी होते हैं, जो हमारे रिश्तों को समझते हैं, उनके अनुसार बिहेव करते हैं, अपने परिवेश को समझते हैं और अपने आप को उनके अनुसार ढालते हैं, समन्वित करते हैं। और आध्यात्मिक आयाम भी होता है, किसी भी कार्य के उद्देश्य को समझना और नैतिक दिशा निर्धारित करना। तो ये बुद्धि के आयाम हुए। अब बुद्धि के 2 प्रकार भी होते हैं, सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि। सद्बुद्धि जो प्रकाश की ओर ले जाए, यानी विवेक, करुणा, सहिष्णुता और दीर्घकालीन सोच। लेकिन दुर्बुद्धि वह है जो अंधकार की ओर ढकेले, जैसे अहंकार, तत्कालिक सोच और विभिन्न तरह की भ्रांतियां। बुद्धि में दोनों ही प्रकार होते हैं। कब किस पर कौन हावी हो जाता है, दुर्बुद्धि या सद्बुद्धि, यही परिस्थिति विशेष में अपनी व्यक्ति विशेष की दिशा तय करती है। हमारे पुराणों में भी, पुस्तकों में भी इनमें भरपूर उदाहरण देखने को मिलते हैं। रावण, दुर्योधन, हिरण्यकशिपु सभी बुद्धिमान थे, शक्तिवान थे, धनवान भी थे, लेकिन दुर्बुद्धि से ग्रसित थे, अहंकार के शिकार हो गए। कृष्ण का फन नृत्य सुना है ना आपने? कालिया नाग अपार शक्तिशाली परंतु पूर्णतः विवेकहीन था, जिसने पूरी नदी को ही विषाक्त कर दिया, और अहंकार इतना कि कृष्ण को ललकार बैठा। तब कृष्ण का कालिया नाग का वध करना पड़ा। तो अब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो शक्ति की भी विनाशकारी हो जाती है। सवाल यह उठता है कि जब बुद्धि डगमगाने लगे तो उसे फिर से संतुलन में कैसे लाया जाए। चलिए इस जटिल प्रश्न का सुगम उपाय ढूंढने का प्रयास करते हैं। पहला, रुकिए, निर्णय से पहले ठहरिए,
हर महत्वपूर्ण निर्णय से पहले अपने आप से 3 प्रश्न पूछें। पहला, क्या यह सही है? दूसरा, इससे किसी और को पीड़ा तो नहीं होगी? और तीसरा, क्या यह मेरे जीवन के जो बड़े उद्देश्य लक्ष्य हमने तय किए हैं उससे मेल खाती है ना? इसी सिर्फ 20-25 सेकंड के ठहराव और आत्मचिंतन से हमारी बुद्धि को हमारे मन की उथल पुथल से अलग कर सकते हैं। दूसरा उपाय, इम्प्लीमेंटेशनल इंटेंशन, यानी पहले ही यह तय कर लेना है कि कठिन परिस्थिति जब आएगी तो मैं क्या करूंगा। जैसे यदि मुझे क्रोध आ जाए तो मैं 5 गहरी सांसें लूंगा। धीरे धीरे यह आदत हमारे तंत्रिका तंत्र को नया अनुशासन सिखा देती है। तीसरा उपाय, जर्नलिंग करना, यानी आज दिन के अंत में 6 पंक्तियां लिखना। आज मैंने कौन से निर्णय लिए, उस समय मेरी भावना क्या थी और मैं इससे आगे क्या सुधार कर सकता हूं। यह साधारण सा अभ्यास धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क को आत्मनिरीक्षण की दिशा में प्रशिक्षित कर देता है। तो जब भी तनाव का क्षण आए तुरंत से डिसीजन हठात नहीं ले लेना है। 5 मिनट का माइंडफुल पॉज लीजिए। जैसे किसी तूफान में किसी छत के नीचे 5 मिनट खड़े हो जाते हैं ना, इतना ही विराम बुद्धि को फिर से सोचने का मौका दे देता है और हम संतुलित हो जाते हैं। तो इनका अब मानसिक अभ्यास प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहारिक रूप में कैसे करें? धीरे धीरे कठिन निर्णयों पर स्लो थिंकिंग की आदत डालना है। जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी हर चाल सोच समझ कर चलता है ना, वैसे ही हम भी करेंगे। इस पूरी साधना को हम 30 दिनों के व्यावहारिक यात्रा में ढालने का मार्ग बनाते हैं, जो धीरे धीरे बुद्धि को दिशा देगा। 30 दिनों का व्यवहारिक यात्रा। तो पहले 7 दिन सिर्फ ठहराव का अभ्यास करें। हर निर्णय के पहले वही 3 प्रश्न जो ऊपर बताए हैं। रोज 10 मिनट अपने श्वासों पर ध्यान दें। लंबाई, गहराई, इसकी ऊष्मा कहां तक जाती है, कहां से आती है, किस स्पीड से आती है। जब लेते हैं तो ठंडी और जब छोड़ते हैं तो कितनी गर्म महसूस होती है। और रात को वही 6 पंक्तियां लिखना पहले 7 दिन। 8वें से 21वें दिन तक सुबह शाम बॉक्स ब्रीदिंग को जोड़ना है। बॉक्स ब्रीदिंग मतलब 6 सेकंड में सांस इनहेल करें, 4 सेकंड होल्ड करें, 6 सेकंड में वापस सांस को छोड़ें धीरे धीरे, फिर 4 सेकंड विथहोल्ड करें। यही ब्रीदिंग सिस्टम है जिसको बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। सिलिकॉन वैली में इसे अपनी एबिलिटी और इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए अपने एम्प्लॉयज को सिखाया जाता है बॉक्स ब्रीदिंग। और सप्ताह में 3 दिन आधे घंटे की ब्रिस्क वॉकिंग। तीसरा और अंतिम 10 दिन हफ्ते की समीक्षा करें। देखिए किन कारणों से शांति मिली और किन कारणों से आपको असंतोष हुआ। यह योजना देखने में तो साधारण लगती है, परंतु न्यूरोसाइंस बताता है कि सिर्फ 30 दिनों में ही न्यूरल पाथवे नए पैटर्न सीख लेती है। अब न्यूरल पाथवे क्या होता है, इसके पैटर्न्स क्या होते हैं, बार बार एक ही गलती हम क्यों दोहराते हैं, इस संबंध में हमारी एक दूसरी वीडियो पहले ही इस चैनल पर है, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे देता हूं, उसे देख लीजिएगा। न्यूरल पाथवे क्या होता है और इसे तोड़ने के लिए ऊपर वाले जो उपाय बताए गए हैं 30 दिन के, वो काफी होते हैं। यानी बुद्धि की मिट्टी में नई आदतों के बीज अंकुरित होने लगती हैं। सद्बुद्धि का बीजारोपण यहीं से शुरू होता है। तो याद रहे, बुद्धि का अर्थ सिर्फ सोचना नहीं है, यह समझने की वह क्षमता है जो हमें नैतिक दिशा देती है। जब बुद्धि केवल तर्क बन जाए हम चालाक बन जाते हैं, परंतु जब बुद्धि विवेक में बदल जाए वही चालाकी करुणा में बदल जाती है। यही है बुद्धि का नैतिक आयाम, जो हमें दूसरों से नहीं अपने ही अंतरात्मा से जोड़ता है, और जहां निर्णय सही या गलत नहीं बल्कि सत्य के निकट होने लगते हैं।
तो अब जब भी कभी दुरूह स्थिति में फंस जाएं, हठात निर्णय नहीं लें। 5 मिनट का माइंडफुल पॉज ही काफी है विवेक को अपना स्थान ग्रहण करने के लिए। इंतजार करें विवेकपूर्ण निर्णय आने का। इसके लिए आपका अभ्यास जो ऊपर बताया गया है मुख्य औजार होगा। तो मित्रों, अपने अंतःकरण के, अपने व्यक्तित्व के, अपने चेतना के 4 आयाम मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार होता है। इसके 2 आयामों की विस्तार से चर्चा गत मंगलवार और आज मंगलवार को हमने की है, मन की और बुद्धि की। अब चित्त और अहंकार के संबंध में हम फिर आने वाले मंगलवार को आपके पास आएंगे, लेकिन तब तक जो उपाय बताए गए हैं 30 दिनों का वर्क प्लान, उसे फॉलो करना सुनिश्चित करने में, कम से कम आरंभ करने में दिक्कत क्या है? 10-15 मिनट का तो काम है, लेकिन अपने आप को साधना जग साधना होता है। हम एक दूसरे ही आयाम पर पहुंच जाते हैं, सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग, सफलता के चरम उत्कर्ष पर। और यही तो हमारी मंशा है कि मैं अपने इन वक्तव्यों से एकाध लोगों के भी, कुछ लोगों के भी जीवन में यदि कुछ सकारात्मक परिवर्तन कर सकता हूं, तो यही मेरी सफलता है, यही मेरी जीवन का लक्ष्य है। आज के लिए इतना ही मित्रों। हम फिर मिलेंगे अगली प्रस्तुति में। अंतर यात्रा की प्रस्तुतियां आती ही रहती हैं। तब तक के लिए